हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, कॉग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया था? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था जीन पियाजे ने। जीन पियाजे के मोस्ट इम्पोर्टेंट कुछ बातें, इसे विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। इन्होंने सर्वप्रथम बुक द लैंग्वेज ऑफ थॉट ऑफ द चाइल्ड 1923 में लिखा था। 1927 नहीं है, वो 1923 में लिखा था। तो जीन पियाजे का सर्वप्रथम बुक क्या है? द लैंग्वेज ऑफ थॉट द चाइल्ड है। इन्हें विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक कहा जाता था। ये स्विट्जरलैंड के मनोवैज्ञानिक थे। पियाजे का मानना है कि जैसे जैसे बच्चों में जैविक परिपक्वता आती है, वैसे वैसे वस्तुओं के बारे में अपने दिमाग में कंसेप्ट बना लेते हैं। मतलब कि जैसे जैसे बच्चे क्या होते हैं, बड़े होते जाते हैं, वैसे वैसे अपने वस्तुओं के बारे में क्या करते हैं, दिमाग में कॉन्सेप्ट बना लेते हैं। बिल्कुल सही है। पहले विकास होगा, फिर उसके बाद लर्निंग होगी। ऐसे क्या कहते हैं? पियाजे जी कहते हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता होते हैं। बिल्कुल सही। नन्हे वैज्ञानिक है जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। बच्चे क्या होते हैं? एक नन्हे वैज्ञानिक हैं। वो क्या करते हैं कि ये क्या है, कैसे है, उसका डिस्कवरी करना स्टार्ट कर देते हैं। इसलिए उन्हें नन्हे वैज्ञानिक कहा जाता है और सक्रिय ज्ञान के निर्माता हैं। पियाजे के अकॉर्डिंग बच्चों में थिंकिंग की जो पावर होती है वो एडल्ट से प्रकार में तो अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में सम होती है। पियाजे जी क्या कहते हैं कि बच्चों में जो थिंकिंग की पावर होती है वो क्या होती हैं? एडल्ट से प्रकार में अलग होते हैं, मतलब कि क्वालिटी में अलग होते हैं, लेकिन क्वांटिटी यानी कि मात्रा में क्या होता है, वो सेम होता है। बिल्कुल सही है। अब बच्चे हो या बड़े हो, लेकिन आपकी सोचने की जो मात्रा है वो तो सेम रहेगी ना। मात्रा आप बड़े जैसे होते जाएंगे, उनकी क्वालिटी में परिवर्तन होते रहेगा। इसलिए पियाजे जी कहे हैं कि थिंकिंग जो होता है वो एडल्ट से प्रकार में तो अलग होती है, लेकिन क्वांटिटी में सेम होता है। अब देखते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। कॉग्निटिव यानी कि संज्ञानात्मक विकास। संज्ञान का मतलब क्या होता है? जानना। संज्ञान का क्या मतलब होता है? जानना। संज्ञान का मतलब होता है किसी भी चीज को जान लेना। ये होता है संज्ञान का मतलब। और पियाजे जी ने क्या दिया? संज्ञानात्मक विकास दिया है। पहला है एडेप्टेशन। वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही एडेप्टेशन होता है। अभी मान लिया जाए शिक्षक भर्ती निकली तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले सिलेबस देखेंगे। सिलेबस देखेंगे, फिर टाइम टेबल बनाएंगे कि इस टाइम में इस टॉपिक को पढ़ना है। तो ये क्या हुआ? वातावरण के अनुसार अपने आप को ढाल लेना ही क्या होता है? एडेप्टेशन होता है। एडेप्टेशन के ही दो प्रक्रिया हैं। पहला है आत्मसातीकरण यानी कि एसिमिलेशन। मैंने हिंदी में नाम तो लिख दिया है, लेकिन आप इसे इंग्लिश में ही याद करें। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी में अलग अलग नामों से आ जाता है, आपका एक नंबर छूट सकता है, लेकिन आप इसे इंग्लिश में नाम याद कर लेंगे। तो एसिमिलेशन है तो वो एग्जाम टाइम भी एसिमिलेशन ही लिखा रहेगा। तो पहला है एसिमिलेशन। पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान के साथ जोड़ना ही एसिमिलेशन कहलाता है। मान लिया जाए एक बच्चे ने कुत्ता देखा। ठीक है, कुत्ता देखा तो उसके क्या होते हैं? 4 पैर होते हैं। ठीक है, 2 आँखें होती हैं और वो भौ भौ करता है। ठीक है, फिर वो सबसे पहले उसने काले कुत्ता देखा, फिर वो सफ़ेद कुत्ता देखा। और सफ़ेद कुत्ता के भी क्या है? 4 पैर हैं, 2 आँखें हैं, लेकिन वो सफ़ेद कलर का है। तो वो क्या किया कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ लिया और उसे पता चल गया कि कुत्ता का रंग जैसे भी हो, लेकिन उसकी क्वालिटी यदि सेम है, जैसे सफ़ेद, वो उसके पैर 4 हैं, आँखें 2 हैं, पूँछ 1 है और वो भौ भौ करता है, तो वो कुत्ता ही होगा। तो इसे ही कहते हैं कि पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ना। पहले वो काला कुत्ता देखा, लेकिन सफ़ेद कुत्ते को भी देखकर वो बता सकता है कि ये कुत्ता ही है। फिर है समायोजन यानी कि एक्मोडेशन। ज्ञान में परिवर्तन यानी कि मॉडिफाई करके वातावरण के साथ तालमेल बैठाना ही समायोजन कहलाता है। जैसे उसने पहले क्या देखा? कुत्ता देखा। कुत्ता क्या था? कुत्ता के 4 पैर थे, 2 आँखें थी, 1 पूँछ थी और भौ भौ करता था। अब उसने क्या देखा? बिल्ली देखा।
अब बिल्ली क्या है, थोड़ा सा अलग दिखता है, उसके 4 पैर हैं, 2 आँखें, एक पूँछ है, लेकिन वो भो भो नहीं करता, वो क्या करता है, म्याऊं म्याऊं करता है। क्या करता है, म्याऊं म्याऊं करता है। तो वो क्या किया, अपने ज्ञान को परिवर्तन कर दिया कि ये कुत्ता है और ये बिल्ली है। तो इसे ही क्या कहते हैं, एक्मोडेशन कहते हैं। देखो एक बार और समझाते हैं। एसिमिलेशन में क्या होता है, पहले बच्चा क्या देखा, काला कुत्ता देखा, फिर उसके बाद सफ़ेद कुत्ता को देखकर पूर्व ज्ञान को नए ज्ञान से जोड़ा और उसे पता चल गया कि ये भी कुत्ता ही है। अब फिर उसके बाद एक्मोडेशन में क्या हुआ, एक्मोडेशन में क्या हुआ, वो नए ज्ञान में क्या कर दिया, वो परिवर्तन कर दिया कि यदि 4 पैर है, एक पूँछ है, 2 आँखें हैं, तो वो कुत्ता नहीं हो सकता, क्योंकि कुत्ता तो भौं करता है और ये क्या कर रही है, म्याऊं म्याऊं, तो ये क्या हो गया, बिल्ली हो गया। तो ये क्या कर दिया, वो ज्ञान में परिवर्तन यानी कि मॉडिफाई कर दिया। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्ड है मॉडिफाई या परिवर्तन, इसे ही क्या कहते हैं, हम एक्मोडेशन कहते हैं। इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन, जो एक्मोडेशन था और एसोमिलेशन था उसके बीच की ही प्रक्रिया को क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम यानी कि संतुलन कहा जाता है। स्कीमा सूचना को संगठित, ऑर्गेनाइज और प्रतिवादित करता है। मान लीजिए इस स्कीमा क्या होता है, हमारे दिमाग में किसी की स्कीमा बन गई। मान लीजिए आपको ये बोल दिया जाए कि अमीधा एकेडमी में आपको पेडागोजी या टीचर भर्ती से रिलेटेड पढ़ाया जाता है, तो आपके दिमाग में क्या हुआ कि हम अमीधा एकेडमी में जाएंगे और वहाँ हर टॉपिक को क्लियर करेंगे और पढ़ेंगे। तो यहाँ पर क्या होता है, पढ़ाई की जाती है टीचर भर्ती से रिलेटेड। तो यही क्या होता है, सूचना को संगठित, ऑर्गेनाइज करना ही हमारे स्कीमा कहते हैं। इसे ही क्या कहते हैं, स्कीमा कहा जाता है। ऑर्गेनाइजेशन, पियाजे के सिद्धांत में संगठनात्मक प्रणाली के लिए स्कीमाओं को पुनर्व्यवस्थित करना ही, स्कीमाओं से ही जोड़ने को संगठन कहा जाता है। यदि हम किसी मॉल में जाएंगे, मान लीजिए किसी मॉल में गए, हम मॉल में गए और हमें क्या लेना है, जूता लेना है, तो हम जूता वाले केबिन में जाएंगे। तो हमने क्या किया, अपनी स्किन में क्या कर दिया, उसको व्यवस्थित कर दिया कि हमें जूता लेना है तो जूते वाले केबिन में जाएंगे। यदि हमें कपड़े लेने हैं तो कपड़े वाले केबिन में जाएंगे। यदि हमें ब्यूटी रिलेटेड से प्रोडक्ट लेना है तो हम वहाँ जाएंगे। तो इसे ही क्या कहते हैं, संगठन, यानी कि स्कीमा को अपने दिमाग में इस व्यवस्थित करना ही क्या होता है, ऑर्गेनाइजेशन कहलाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट संज्ञानात्मक विकास की 4 व्यवस्थाएं हैं। पहला है संवेदी पेशीय अवस्था यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज। ये 0 से 2 वर्ष तक होती है। कितने तक होती है, 0 से 2 वर्ष तक होती हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहला है सेंसरी मोटर स्टेज, संवेदी पेशीय अवस्था, जो कि 0 से 2 वर्ष तक का होता है। इसमें ज्ञान इंद्रियों के माध्यम से चीज़ों को सीखता है। बच्चा किस माध्यम से जानता है, ज्ञान इंद्रियों के माध्यम। ज्ञान इंद्रिय क्या है, हमारी आँख है, नाक है, कान है, स्किन है और जीभ। ये 5 हमारे ज्ञान इंद्रिय हैं और इसी के माध्यम से बच्चा चीज़ों को जानता है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार यानी कि गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार क्या होता है, बच्चे क्या करते हैं, छुपी हुई वस्तुओं को भी वो क्या करता है, निकालना स्टार्ट कर लेता है, मतलब कि उसको पता चल जाता है। मान लीजिए आप चाबी रखकर भूल जाते हैं, आज बच्चे के सामने चाबी रखकर भूल जाते हैं तो वो तुरंत कल बता देगा कि यहाँ तो चाबी रखा है। तो यही क्या होता है, ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है या फिर गोल डायरेक्टेड बिहेवियर होता है। दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था। हमने पहला हमने क्या पढ़ा, सेंसरी मोटर स्टेज यानी कि संवेदी गामक अवस्था। वो कितना था, 0 से 2 वर्ष तक था। और ये है दूसरा है पूर्व सक्रियात्मक अवस्था यानी कि प्री एक्सप्रेशनल स्टेज, जो कि 2 से 7 वर्ष तक है। ये कितने वर्ष तक है, 2 से 7 वर्ष तक है। यह क्रिया करने से पहले की अवस्था है। इसमें बच्चा सामने आने वाली चीज़ों को देखकर समझ पाएगा, कर पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। समझ तो पाएगा, देख भी पाएगा, लेकिन कोई क्रिया नहीं कर पाएगा। जैसे प्रतीकों या सिम्बल्स, मैंने प्रतीकों के बारे में पढ़ाया था पिछले लेक्चर में कि प्रतीक क्या है, प्रतीकात्मक खेल क्या है। तो इसमें क्या होता है, प्रतीकात्मक खेल, बच्चे क्या होते हैं, किसी भी इमेज को, स्कीमा को अपने दिमाग में स्थापित कर लेता है। जैसे कि हम बचपन में क्या करते थे,
कि एक डंडी को लेते थे या फिर झाड़ू के लेते थे और हम क्या बोलते थे, घोड़े चल रहे टुक टुक टुक। तो ये क्या होता है, उसके दिमाग में क्या है, तो घोड़े की इमेज है, इसलिए वो वैसा प्रकार का खेल खेल रहा है। तो यही है, सिम्बॉल्स की समझ आ जाती है। लक्ष्य निर्देशित व्यवहार हमने जान लिया है, उसकी क्षमता आ जाती है। अहम केंद्रित ईगोसेंट्रिज्म। ईगोसेंट्रिज्म क्या होता है, यदि बच्चा को वैनिला पसंद है या फिर उसे चोकोबार पसंद है या फिर उसे डेयरी मिल्क पसंद है, अहम केंद्रित। तो ईगो सेंट्रिज्म में क्या है, ये उसे अगर वैनिला पसंद है तो पूरी दुनिया को वैनिला पसंद ही होगा। अगर उसे चोकोबार पसंद है तो पूरी दुनिया को क्या पसंद रहेगा, चोकोबार पसंद है। यदि उसे डेयरी मिल्क पसंद है तो पूरी दुनिया को क्या रहेगा, डेयरी मिल्क ही पसंद रहेगा। उसका ये मानना है कि मुझे जो पसंद है वो पूरी दुनिया को पसंद है। यही, इसे ही क्या कहते हैं, ईगो सेंट्रिज्म कहते हैं। जीववाद यानी कि एनिमिज्म। एनिमिज्म क्या है, वो निर्जीव और सजीव दोनों के बीच अंतर करना नहीं जान पाता है। जैसे कि कोई बच्चा है, वो खेल रहा है, ठीक है, खेल रहा है, वो फर्श में क्या गया, गिर गया और उसे चोट लग गई। तो उसकी मम्मी क्या करती है, फर्श को मार देती है, फिर वो बच्चा क्या होता है, रोना चुप कर देता है। तो यही है कि वो सजीव और निर्जीव के बीच में अंतर करना नहीं जान पाता है। अपलटावी का गुण क्या होता है, अपलटावी का गुण क्या होता है, देखो अपलटावी का गुण क्या होता है। यदि बच्चे को बोला जाए कि 2 + 4 = 6 होता है, ये तो समझ लिया, लेकिन बच्चे को ये बोला जाए कि 4 + 2 = कितना होगा, तो ये कितना होगा, तो ये जो प्रक्रिया है उसको उसकी समझ में नहीं आ पाते हैं, यानी कि रिवर्सिबिलिटी नहीं कर पाता है, अपलटावी का गुण नहीं आ पाता है। इसे ही हम अपलटावी कहा जाता है, जो कि पूर्व सकारात्मक अवस्था में नहीं आ पाता है। तीसरा पॉइंट है सेंट्रेशन। सेंट्रेशन क्या है, यदि बच्चे को मोबाइल दे दिया जाए तो वो उसमें क्या देखेगा, या तो गेम देखेगा या कोई कार्टून देखेगा। उसको नहीं पता है, यदि उस टाइम में यदि किसी का मैसेज आ गया तो उसको नहीं पता है कि किसी का मैसेज आ रहा है। यदि किसी का जीमेल आ गया तो उसको नहीं पता है कि उसको किसी का जीमेल आ रहा है। उसको बस इतना पता है ये मोबाइल है और इसमें गेम खेला जाता है। इसे ही कहते हैं सेंट्रेशन, मतलब कि एक ही पक्ष तरफ उसका ध्यान होता है। फिर है कंजर्वेशन की कमी होती है। कंजर्वेशन क्या होता है, यदि बच्चे को 2 गिलास दे दिया जाए, एक गिलास लंबा है, एक गिलास चौड़ा है, ये चौड़ा है, ठीक है, और ये लंबा है, और दोनों में पानी की क्वांटिटी क्या है, सेम है, तो बच्चा क्या करेगा, बड़ा वाला गिलास को ही लेगा। यदि आप बच्चे को छोटा गिलास दे दोगे, छोटे गिलास में पानी भर के दे दोगे, तो वो रोएगा, बोलेगा कि मेरे को बड़े गिलास में ही पानी चाहिए। तो उसमें क्या है, कंजर्वेशन की कमी है, वो नहीं जान पा रहा है कि छोटे गिलास में भी उतना ही पानी है और बड़े गिलास में भी उतना ही पानी है। तो इसे ही कहते हैं संरक्षण की कमी। सीरियसन क्या होता है, मान लीजिए कोई बच्चा खेल कर रहा है या फिर 1 2 3 है, तो बच्चे को कैसे जमाना है, मान लीजिए बढ़ते क्रम में जमाना है, तो क्या जमाना है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 लिखना है। तो इसकी कमी होती है, बच्चा क्या करेगा, कभी 2 लिख देगा, कभी 4 लिख देगा, कभी 1 लिख देगा। तो इसमें क्या होता है, क्रमबद्धता की कमी होती है। आगे देते हैं मुद्रा। बच्चे को क्या करेंगे, यदि हम उसे 100 का नोट दे दिए और एक तरफ 10-10 का सिक्का दे दिए, तो वो क्या करेगा, 100 के नोट को वो फाड़ देगा या कुछ कर देगा, लेकिन सिक्के को वो रख लेगा। तो यही है, मुद्रा और सापेक्षता में कमी हो जाएगी। भार में कमी हो जाएगी, भार हमने देखा गिलास वाला। ऊंचाई को नहीं जान पाए, क्लासिफिकेशन की योग्यता आदि की कंसेप्ट में कमी रहती है। लंबाई को नहीं जान पाएगा, कि मान लिया जाए कुछ चीज़ें हैं, छोटा है तो छोटे को सबसे पहले रखना है, बड़े को उसके दूसरे स्थान में रखना है, फिर उससे बड़े को तीसरे स्थान में। तो ये वाला कॉन्सेप्ट जो होता है, बच्चे में कमी आती है, वो पहले तीसरे वाले स्थान को फर्स्ट में रख देगा और दूसरे वाले स्थान को थर्ड में रख देगा। तो यही है, मुद्रा, संप्रत्यय, भार, ऊंचाई और क्लासिफिकेशन की योग्यता आदि में कॉन्सेप्ट में कमी होती है। मूर्त सकारात्मक अवस्था यानी कि कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 7 से 11 वर्ष तक होता है।
सेंसरी मोटर स्टेज कितना था? 0 से 2 वर्ष। अभी ही याद करके जाना है। प्री ऑपरेशनल स्टेज क्या था? 2 से 7 वर्ष। और कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज कितना है? 7 से 11 वर्ष। एग्जाम में पूछ लिया जाता है जमाने का क्रम। इस अवस्था में बच्चा सामने रखी हुई चीज़ों को देखकर कुछ कर सकता है या उस पर चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। मतलब कि जो सामने में चीज़ें रखी गई हैं उसको क्या कर सकते हैं? उन पर चिंतन करना स्टार्ट कर देता है। चीज़ों को देखकर, यानी कि मूर्त चीज़ों को देखकर उसे देख सकता है और चिंतन करना स्टार्ट करता है। अपलटा भी 4 + 6 होता है, 4 + 2 = 6 होता है, 2 + 4 = 6 होता है। ये वाला जो कॉन्सेप्ट होता है वो उसमें आ जाती है। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में जीवाद सजीव को सजीव समझने लगता है, निर्जीव को निर्जीव समझने लगता है। भार और मुद्रा का कॉन्सेप्ट आ जाता है। संरक्षण की प्रक्रिया आ जाती है कि चौड़े गिलास और लंबे गिलास में पानी की क्वांटिटी सेम है। क्रमबद्धता सीरियसन से जमाना स्टार्ट कर देता है। बड़ा, सबसे पहले छोटा, फिर बड़ा, इस प्रकार की योग्यता आ जाती है। अगात्मक तर्कना, इंडक्टिव रीजनिंग, बच्चे को उदाहरण देकर फिर नियम की ओर जाता है। अगर आगमन निगमन विधि आप जानते हो, आगमन होता है उदाहरण से नियम की ओर। तो ये वाला कॉन्सेप्ट इंडक्टिव थिंकिंग की कॉन्सेप्ट जो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। पहले बच्चे को उदाहरण दिया जाता है, उदाहरण के अनुसार फिर उसे नियम में ले जाया जाता है। तो इंडक्टिव थिंकिंग जो होती है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था में आ जाती है। औपचारिक सक्रियात्मक अवस्था यानी कि फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 11 से 15 वर्ष तक का होता है। संज्ञान की सबसे सर्वोच्च स्टेट है, अवस्था है। अमूर्त चिंतन है कि एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग हो गया है। जैसे कि मैं वीडियो में नहीं दिखाई दे रही हूँ, लेकिन भी उसको ये पता चल गया है कि वीडियो में आवाज़ आ रही है और यहाँ पढ़ाई हो रही है, तो ये अमूर्त चिंतन है, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग है। निगमनात्मक तर्कना, जैसे हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग, इसमें बच्चा नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। मान लीजिए बच्चों को रेक्टेंगल पढ़ाया जा रहा है, तो जब तक उसको फॉर्मूला पहले नहीं बताया जाएगा वो रेक्टेंगल कैसे सीख पाएगा? तो इसमें क्या हो जाता है? हाइपोथेटिकल डिडक्टिव थिंकिंग आ जाती है। इसमें बच्चा नियम के ऊपर तर्क करना स्टार्ट कर देता है। मूर्त सक्रियात्मक में किस में तर्क करना स्टार्ट कर देता था? उदाहरण में तर्क करना स्टार्ट कर देता था, और इसमें नियम में तर्क करना स्टार्ट कर देता है। यदि फ्रेंड आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।